तो देखिए कैम्स क्या करती है। कैम्स बेसिकली मतलब मूलतः जो उसका ज्यादातर बिजनेस है ना, वो म्यूचुअल फंड के ट्रांजेक्शन्स के थ्रू आता है। अब इसका क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए अगर आपको म्यूचुअल फंड में कोई इन्वेस्टमेंट करना है, तो आपके पास क्या है कि वो फॉर्म, जो इनिशियल फॉर्म जो होता है, आजकल तो सारी चीजें ऑनलाइन हो गई, तो इनकी ऑनलाइन सर्विसेज भी हैं। तो मैं आपको एक बेसिक समझाने के लिए पहले मैं आपको इसका प्रोसेस समझा देता हूं, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि कैसे काम होता है। तो जो म्यूचुअल फंड है, वो म्यूचुअल फंड के एप्लीकेशन अपन लेके गए, सारे कागज वगैरह भर के, तो ये लोग जाके उसको अपने सिस्टम में पंच करते हैं, और जिस सिस्टम से जिस कंपनी को वो पैसा जाना होता है, यानी कि जिसके लिए आप, जिस पर्टिकुलर स्कीम के लिए और जिस म्यूचुअल फंड एएमसी के लिए आपने वो पैसा दिया है, उसको पैसा चला जाता है। ठीक है। और आपको यूनिट्स इश्यू हो जाती हैं। उसके बाद क्या होता है, आपका जब एक बार रिकॉर्ड में उसमें नाम आ गया, फिर आप देख डेली आपको एनईवी में भेजनी पड़ती है। उसके बाद आपको लेटर भेजना पड़ता है जो म्यूचुअल फंड कंपनीज को, कि भाई आपका फोलियो की इतनी वैल्यू है, सेबी के रेगुलेशन से। और उसके अलावा आपको मान लीजिए रिडीम करना है, मान लीजिए आपको कोई स्विच करना है, आपको नई कोई फोलियो क्रिएट करवाना है, जितने भी ये सब काम है ना, ये सारे काम म्यूचुअल फंड कंपनी को करने होते हैं। ठीक है। क्योंकि म्यूचुअल फंड कंपनी को आप पैसे दे रहे, तो म्यूचुअल फंड कंपनियों ने इनको अपना ठेका दे दिया कि भाई ये देखो, मैं कुछ ये सब काम, मेरा काम जो है ना, वो तो म्यूचुअल फंड को मतलब इन्वेस्टमेंट करके म्यूचुअल फंड्स चलाना है, और म्यूचुअल फंड में लोगों का पैसा जो है ना, वो शेयरों में लगा के या बॉन्ड्स में लगा के, या जो जिस तरह का भी म्यूचुअल फंड है, चाहे इक्विटी से रिलेटेड म्यूचुअल फंड है या आपको वो बॉन्ड से रिलेटेड म्यूचुअल फंड है, तो उस तरह के मेरे को तो इन्वेस्टर को रिटर्न जनरेट करके देना, ये कागज पत्र का काम जो है ना, ये मेरे से नहीं होगा। तो उन्होंने कैम्स जैसी एजेंसी को हायर कर लिया, और वो इनके बिहाफ पे काम करता है। तो पॉइंट नंबर 1, तो क्लाइंट इनका कौन हुआ, इनका क्लाइंट हुआ एएमसी। यानी जैसे आपको निपॉन इंडिया हुआ, या आप, मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, ये निपॉन इंडिया बेसिकली के फिनटेक के साथ है। तो जैसे मान लीजिए बिरला सन लाइफ हुआ, या आपका एचडीएफसी हुआ, तो ये सारी जो, या आपका कोटक हुआ, तो ये सारी जो एएमसीज हैं, ये जुड़ी हुई हैं कैम्स के साथ। तो जितनी भी इन म्यूचुअल फंड्स में जितनी भी एप्लीकेशंस आप लगाते हैं, चाहे ऑनलाइन लगाएं, चाहे ऐप के थ्रू लगाएं, या किसी जीरोधा या ग्रो या किसी भी ऐप के थ्रू आप लगाएं, अगर किसी, जैसे मान लीजिए अगर आपने बिरला वाले में स्कीम में लगाया है, तो वो जो चीज़ है वो अल्टीमेटली इनके पास ही वो एप्लीकेशन जानी है। ठीक है। चाहे फिजिकल फॉर्म में जाए, चाहे ऑनलाइन फॉर्म में जाए, और ये उसको प्रोसेस करते हैं, आपको यूनिट अलॉट करते हैं, उसका हिसाब किताब रखते हैं, रिडीम करते हैं, जो एएमसी से पैसा लेते हैं, और अगर रिडम्पशन में वो आपको ट्रांसफर करते हैं, डेली हमेशा रेगुलरली स्टेटमेंट भेजते हैं। तो ये हुआ इन्वेस्टर से रिलेटेड। दूसरी बात, अब बीच में डिस्ट्रीब्यूटर भी होता है। तो जैसे मान लीजिए आपका कोई म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर कोई आपके आसपास फॉर्म लेके जाता हो, ठीक है, जैसे फॉर्म फिल करके कुछ लोग भरवाते हैं, तो उनके थ्रू जैसे उनकी जो सर्विसेज, या ऑनलाइन जैसे ये जितनी भी ब्रोकरेज कंपनीज हैं, जैसे वो जो ऑनलाइन आपको इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन प्रोवाइड कराती है, तो वो सारे जो होता है वो ब्रोकर हुए इनके लिए, एएमसी के लिए ब्रोकर हुए या डिस्ट्रीब्यूटर हुए। तो जो डिस्ट्रीब्यूटर है ना, उनका हिसाब किताब रखना, किसका कमीशन कितना है, ट्रेलिंग कमीशन कितना है, और किसको कितनी रेट लगानी, ये सारी चीजें जो है ना, वो इन कंसल्टेशन विद एएमसी ये कैम्स करती है। तीसरा क्या है कि एएमसीज का और कई काम होते हैं। ठीक है। वो भी ये सब मैनेज करते हैं। तो 3 इनकी सर्विसेज होगी, एक एएमसी से रिलेटेड सर्विसेज, एक ब्रोकर, एक डिस्ट्रीब्यूटर से रिलेटेड सर्विसेज, और तीसरी इन्वेस्टर से रिलेटेड सर्विसेज। तो ये जो कैम्स है, ये बेसिकली ये 68% जो है इनका, या 88% जो रेवेन्यू है, वो पूरे इस बिजनेस से आता है। यानी म्यूचुअल फंड के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट है, भारत में लार्जेस्ट रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट है म्यूचुअल फंड्स के। तो इसमें क्या है, इनके पास टोटल म्यूचुअल फंड के पास जितने असेट्स हैं, उनका करीब करीब 68% असेट्स ये मैनेज करते हैं। देखिए कितनी बड़ी ये बात है कि 68% टोटल म्यूचुअल फंड्स का 68% इनके थ्रू रूट होता है, और जितनी लगभग 50 कंपनियां जो म्यूचुअल फंड की, उसमें 26 कंपनियां जो हैं वो इनकी क्लाइंट है, यानी उनके बिहाफ पे ये ट्रांजैक्शंस को प्रोसेस करती है। तो ये चीज तो हुआ एक। अब ये जो मैंने बताया कि आपको करीब करीब 88% इनका जो रेवेन्यू है वो इस पूरे बिजनेस से आता है, तो इनके और सारे और क्या बिजनेस है।
तो इनके देखिए एक इंश्योरेंस रिपोजिटरी भी इन्होंने खोली। इंश्योरेंस रिपोजिटरी क्या है कि जैसे आपने कोई इंश्योरेंस करा है, जैसे आपने डिजी लॉकर टाइप जो चीज होती है ना वो, तो उसमें आपको जैसे कोई डीमैट अकाउंट हुआ तो डीमैट अकाउंट में तो अपने शेयर जो होते हैं वो डीमैट फॉर्म में होते हैं, ऐसे इंश्योरेंस का जो डीमैट है ना वो आप समझ लीजिए, तो वो इंश्योरेंस डिपॉजिटरी का काम भी करता है। तो इनका एक यूपीआई ऐप भी है, जैसे बाकी सारे यूपीआई ऐप हुए, जैसे पेटीएम वाले का हुआ और ये सारे हुए। तो इसके अलावा ये अकाउंट एग्रीगेटर भी है। अकाउंट एग्रीगेटर क्या हुआ, सारे अकाउंट आपके, जैसे मान लीजिए 4 अकाउंट है, 4-5 बैंक अकाउंट है, तो आपको वो एक ये अकाउंट एग्रीगेटर ये फैसिलिटी देता है कि आपको सारे अकाउंट जो है ना आपको एक ही जगह दिखने लग जाए। ठीक है, उसमें कितना बैलेंस है, कितना उसमें ट्रांजेक्शन है, क्या है, तो वो सारी चीजें वो एक एक जगह हो जाए, तो अकाउंट एग्रीगेटर भी। फिर ये केवाईसी रजिस्ट्रेशन करते हैं, जैसे जो भी आप केवाईसी करवाते हैं शेयर्स के लिए या डीमैट म्यूचुअल फंड्स के लिए, तो वो सारी केवाईसी के लिए भी एक एजेंसी है। फिर जो एनपीएस है उनके रिकॉर्ड कीपिंग के लिए भी ऑथोराइज्ड है। ठीक है, जिसको भी जो भी एजेंसी एनपीएस लॉन्च करती है वो उसके लिए वो इनको एम्पैनल कर लेती है, और सारा उनके लिए उस एनपीएस को जो मैनेज कर रही है कंपनी, उसके लिए जैसे म्यूचुअल फंड को जो मैनेज करते हैं वो उनका जो ये काम करते हैं, वैसे के वैसे जो एनपीएस कंपनी मैनेज करती है उनके लिए सारा रिकॉर्ड कीपिंग, हिसाब किताब, पैसा कितना जमा है, कितना आया, कितना गया, ये सारी रिकॉर्ड ये रखते हैं। इसके अलावा ये डेटा एनालिटिक्स की कंपनी भी अभी इन्होंने एक्वायर की है। तो आजकल ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा जो एनालिसिस है इसका बड़ा पॉपुलर कंसेप्ट चल रहा है, तो इन्होंने भी एक कंपनी एक्वायर की है। तो इस तरह के ये काम करते हैं। तो इसके अलावा ये इनका जो एक मेन इंपॉर्टेंट काम है ना वो है जो ये एआईएफ और जो पीएमएस स्कीम्स है ना उनके लिए भी ये सर्विसेज देती है। अब ये क्या हुआ जी, जैसे मान लीजिए म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड तो बड़े रेगुलेटेड होते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति को फंड मैनेजर को अच्छा फंड मैनेजर है, ठीक है, म्यूचुअल फंड का मैनेजर नहीं, कोई अच्छा आपको लगता है ये आदमी है और सेबी से रजिस्टर्ड है और ये सब है, उसने अपना एक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्कीम चला रखी है, तो अब वो भी कहां से हिसाब किताब आपको बार बार देता रहेगा। तो वो सारी चीजें भी इनके थ्रू रूट होती हैं। जैसे म्यूचुअल फंड की डिटेल्स इनके थ्रू रूट होती हैं, वैसे ही जो जो एआईएफ हुआ या पीएमएस हुआ, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड एआईएफ, वो आप पीएमएस तरीके की चीज समझ लें आप उसको। तो वो सारी ट्रांजैक्शन भी इनके थ्रू रूट होते हैं। तो ये इनका टोटल बिजनेस था। अब बात ये है कि इनका जो मार्केट कैप है ना वो 18,900 करोड़ का है। डेट टू इक्विटी मतलब नेग्लिजिबल है, 8 रुपए का डेट है हर 100 रुपए पे। आरओई बहुत अच्छा शानदार है, 41% का आरओई, और पी जो है ना 44 का है। 3 साल की सेल्स ग्रोथ जो है 16% है, और प्रॉफिट ग्रोथ भी सिमिलरली 16% है। प्रमोटर की होल्डिंग नील है, क्योंकि अब ये प्रोफेशनल मैनेजमेंट के हाथ में चला गया ये सारी है, तो प्रमोटर इसमें कोई अब है नहीं। जो भी इनिशियल प्रमोटर थे उन्होंने अपना स्टेक बेच दिया। एफआईआई के पास 58% है, डीआईआई के पास 17% है, और बाकी पब्लिक के पास 25% है। अब बात ये है कि ये जिस कंपनी में ये सारी सब चीजें तो अच्छी है, लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये शेयर में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये 88% जो डिपेंडेंस इसकी है ना वो इसकी म्यूचुअल फंड के कंपनीज के ऊपर है। मान लीजिए कोई भी कंपनीज किसी भी कारण से वो ये कहें कि हम आपसे अलग होते हैं, या मार्केट में गिरावट आने के पर ये हो जाए कंडीशन कि लोग अपने सिप या अपने जो म्यूचुअल फंड का जो पैसा है ना वो विड्रॉ करने लगे और इनके ट्रांजैक्शन कम हो जाएं, तो इसका क्या होगा। इसलिए ये जो मैंने आपको इनके अलग बिजनेस बताए जिनमें इनका शेयर जो करीब करीब 12% का है रेवेन्यू में, जैसे एनपीएस का हुआ, यूपीआई का हुआ, इंश्योरेंस डिपॉजिटरी का हुआ, अकाउंट एग्रीगेटर का हुआ, एआईएफ और पीएमएस का हुआ, तो ये जो जितना बिजनेस है ना ये इनका केवल 12% है। टोटल रेवेन्यू केवल 12% है इनका। तो ये मार्केट के जैसे साइक्लिकल है, जैसे बीएसई है साइक्लिकल, जैसे आपका एनएससी साइक्लिकल है, शेयर बाजार साइक्लिकल है, वैसे ही इनका भाग्य भी म्यूचुअल फंड के साथ, इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ है। तो अगर किसी भी कारण से मंदी आती है तो इस कंपनी में भी प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि ये जो है ना सारी ग्रोथ, जितनी भी ग्रोथ है ना, आप जानते हो भाई हर आदमी से आप किसी से पूछ लो तो वो आपको एक ही बात कहेगा, नहीं नहीं शेयर बाजार तो चलेगा और इसमें इतने इन्वेस्टर आएंगे, उसको इतने इन्वेस्टर आएंगे और इतना बड़ा हो जाएगा और इतना बड़ा हो जाएगा। देखिए ये सारी चीजें फैक्टर्ड इन है इसके प्राइस में।